देश को आजादी दिलाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। आजादी पर किसी एक नेता या परिवार का कॉपीराइट नहीं है। हजारों लाखों आजादी के मतवालों ने बलिदान दिया, तब जाकर भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आजादी के नायकों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत ऊपर आता है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि अंग्रेजों से आजादी मांगने से न मिलने वाली बॉस, और इसलिए नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई। वो आजादी मांगना नहीं, अंग्रेजों को भारत से भगाकर आजादी हासिल करना चाहते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा नेताजी ने इसी मकसद को पूरा करने के लिए दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन आज तक हालांकि रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी और नेहरू के साथ संबंधों को लेकर भी चर्चा होती है। सुभाष चंद्र बोस का निधन कब हुआ, क्या वो आज भी जीवित हैं, इस तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं। आज सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े ऐसे किस्से आपको बताएंगे जो आपने शायद पहले ना सुने। नेताजी के निधन को लेकर ही सरदार पटेल नेहरू से भिड़ गए थे, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। मोदी सरकार ने ही 2021 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। आज पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेरणा से विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। नेताजी ने देश को एकजुट करने का संकल्प लिया था। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर देश के दुश्मनों को क्लियर मैसेज भी दिया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर नेताजी की जिंदगी का अनसुना चैप्टर खोलूंगा। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। हमें नेताजी सुभाष की प्रेरणा से भारत की एकजुटता पर बल देना है। हमें उन लोगों से भी सतर्क रहना है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के ऐसे महानायक हैं जिन पर बहुत बातें हो चुकी हैं, जिनको लेकर कई सारे रहस्य भी हैं, और ये रहस्य अब तक बने हुए हैं। अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर सवाल उठते रहे। कहा जाता कि नेताजी की मौत 1945 में एक प्लेन क्रैश में हो गई थी, लेकिन आज तक इसको लेकर अलग अलग थ्योरी चलती ही चली जा रही। आज तक यह क्लियर नहीं हो पाया कि नेताजी का निधन कैसे हुआ था, और निधन हुआ था या हुआ भी नहीं था। जो सवाल आज तक पहेली बना हुआ है, उस पर साल 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा बयान दिया था। नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घोषणा कर दी थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। सरदार पटेल ने नेहरू की घोषणा से असहमति जताई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को लेकर आई एक नई किताब द बोस डिसेप्शन के लेखक अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष ने किताब में लिखा है कि 12 अक्टूबर 1946 को नेहरू ने बयान दिया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान के ताइपेई में हो चुकी है। सरदार पटेल ने नेहरू के बयान से असहमति जताई, जिसके बारे में अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष ने अपनी किताब द बोस डिसेप्शन में लिखा कि सरदार पटेल ने नेहरू के बयान पर कहा कि सरकार इस बारे में कोई आधिकारिक बयान देने की स्थिति में नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं या नहीं है। अब सवाल यह है कि जब सरकार इस स्थिति में नहीं थी कि आधिकारिक घोषणा कर सके, तो नेहरू जी को इतनी हड़बड़ी क्या थी? यानी उस समय नेहरू जी के मुताबिक नेताजी का निधन हो चुका था, और सरदार पटेल का कहना था कि इस बारे में अभी कुछ क्लियर है ही नहीं, तो बयान कैसे दे रही है सरकार? सरदार पटेल का मानना था कि जब कोई जानकारी नहीं है तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन नेहरू ने दे दिया कि नेताजी नहीं रहे। बात सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निधन की घोषणा की नहीं थी। नेहरू ने यह तक कह दिया भाई कि ताइपेई में नेताजी की मृत्यु हो चुकी है। अगर जवाहरलाल नेहरू को भरोसा था कि ताइपेई में ही नेताजी का निधन हो चुका है, तो ताइपेई में किसी को भेजकर जांच कराने लेनी चाहिए थी। उस समय नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू सरकार ने जांच रोकने की भरसक कोशिश की। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष ने अपनी किताब द बोस डिसेप्शन में लिखा कि नेहरू सरकार ने ताइपेई में जांच रोकने के लिए सारे प्रयास किए जहां कथित तौर पर नेताजी की मृत्यु हुई थी। डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहरू और उनके अधिकारियों का मानना था कि इस जांच में ताइवान की सरकार सहयोग नहीं करेगी और जांच में रुकावट डालने की कोशिश करेगी।
अरे भाई, करेगी क्या होता है, जांच करवाते तो पहले। हालांकि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर तक जितनी बार भी जांच की गई, हर बार ताइवान ने सहयोग किया, लेकिन इनको पहले ही लग गया था कि नहीं करेगी। अब आप खुद सोचिए कि नेताजी को लेकर उस समय की नेहरू सरकार किस तरह से काम कर रही है। ये सारी बातें रिकॉर्ड में है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत कम होती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर कांग्रेस नेताओं का नजरिया नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक अलग ही था। नेहरू ने नेताजी की मृत्यु की घोषणा की थी, लेकिन मृत्यु की जांच नहीं करवाई। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के दौर में तो नेताजी का नकली डेथ सर्टिफिकेट तक जारी कर दिया गया था। अनुज धर और चंद्रचूड़ घोष ने अपनी किताब द बोस डिसेप्शन में लिखा कि 1988 में इंदिरा गांधी के पूर्व सलाहकार ने सुभाष चंद्र बोस का नकली डेथ सर्टिफिकेट सर्कुलेट करवा दिया। यह नकली डेथ सर्टिफिकेट एक जापानी डॉक्टर से बनवाया गया था, जिसके बारे में दावा किया गया कि उसने ताइवान में घायल नेताजी का इलाज किया था। यानी एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं नहीं हैं, इस पर रहस्य बना हुआ था, और दूसरी तरफ नेताजी का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट घुमाया जा रहा था। एक यह भी धारणा है कि जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस से राजनीतिक तौर पर डर लगता था। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता से नेहरू आशंकित रहते थे कि कहीं बोस उनको गद्दी से हटाकर प्रधानमंत्री न बन जाए। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के संबंध कैसे थे, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। नेताजी खुद नेहरू के बारे में क्या सोचते थे, इसके बारे में एक पत्र से पता चलता है। यह चिट्ठी 14 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे को लिखी थी। इस पत्र में नेताजी लिखते हैं कि संकट के समय में पंडित नेहरू से ज्यादा और किसी ने मुझे और हमारे लक्ष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे खिलाफ उनके यानी नेहरू के खुले दुष्प्रचार ने मुझे उन 12 दिग्गजों की हरकतों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। यह लेटर भी पब्लिक डोमेन में है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। भाई, नेताजी भी तो देश को आजाद कराने के लिए काम कर रहे थे ना, और वही लिख रहे हैं कि नेहरू मुझे जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी नेताजी जनता के सामने भले नेहरू के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अपने परिवार के साथ कम्युनिकेशन में नेताजी खुलकर अपनी मन की बात कहते थे। नेहरू को लेकर सुभाष चंद्र बोस जो सोचते थे उसकी वजह भी। सुभाष चंद्र बोस शायद इकलौते स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी आजादी के बाद जासूसी तक करवाई गई, और इसका खुलासा तब हुआ जब मोदी सरकार 2015 में सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने पर आई। साल 2016 में पीएम मोदी ने इन फाइलों का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया। इन फाइलों को उससे पहले क्लासिफाइड कैटेगरी में रखा गया था। जब फाइलें सामने आई तो खुलासा हुआ कि साल 1948 से 1968 तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी हुई थी बॉस। यानी 20 साल तक सरकारी इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके परिवार की निगरानी करते रहे। उन 20 सालों में तो 16 साल तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो नेहरू जी के अंडर आता था। जब नेहरू जी ने कह ही दिया था कि सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, तो परिवार की जासूसी किस बात की हो रही थी बॉस? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सीक्रेट फाइल में कोलकाता में नेताजी के 2 घरों का जिक्र था। एक वुडबर्न पार्क वाला घर और दूसरा 38/2 एल्गिन रोड वाला घर। सुभाष चंद्र बोस की जासूसी ब्रिटिश शासनकाल में शुरू हुई। आजादी मिलने के बाद भी उनके परिवार के लोगों की जासूसी रुकी नहीं। आजाद भारत में सुभाष चंद्र बोस का और उनके परिवार की खुफिया निगरानी होती थी, और यह सब हो रहा था नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए। सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों के मुताबिक 1948 से 1968 तक जब नेताजी के परिवार के सदस्य भारत या विदेश में कहीं जाते थे तो खुफिया अधिकारी उनका पीछा करते थे। नेताजी के परिवार के लोग किससे मिल रहे थे, क्या बातचीत होती थी, सब रिकॉर्ड किया जाता था। आईबी ने नेताजी के भतीजों शिशिर कुमार बोस और अमीयनाथ बोस पर कड़ी निगरानी रखी हुई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी नेताजी के परिवार के सदस्यों की चिट्ठी को हूबहू कॉपी कर सीक्रेट फाइल में रखते थे। आईबी एजेंट बोस परिवार की गतिविधियों के बारे में आईबी हेडक्वार्टर, जिसे उस वक्त सिक्योरिटी कंट्रोल कहा जाता था, वहां फोन करके सारी जानकारी देते थे कि परिवार किससे मिल रहा है, क्या हो रहा है। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी क्यों की जा रही थी, इसका जिक्र किसी दस्तावेज में नहीं है। अगर यह जासूसी ब्रिटिश हुकूमत के दौरान शुरू हुई थी तो नेहरू जी को इसे रोक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? 16 साल तक नेहरू जी पीएम पद पर रहे और जासूसी चलती रही। क्या नेहरू जी को डर था कि अगर सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए तो उनकी गद्दी पर खतरा हो सकता है, इसलिए जासूसी हो रही है क्या? यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के संबंधों के बारे में भी आपको बताता हूं। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कई बदलाव किए। हिंडोल सेन गुप्ता ने अपनी किताब द मैन हु सेव्ड इंडिया में लिखा है
कि ब्रिटेन को लेकर सुभाष चंद्र बोस की रणनीति बिल्कुल क्लियर थी। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन को और आक्रामक बनाने के पक्ष में थे, लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। इस बार भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी मौलाना अबुल कलाम आजाद को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। हिंडोल सेन गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुना। 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से चुनाव जीत गए। चुनाव के नतीजों के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि मुझे उनकी यानी सुभाष चंद्र बोस की जीत से खुशी है, और चूंकि मौलाना आजाद के नाम वापस लेने के बाद मैंने ही पट्टाभी को चुनाव से पीछे नहीं हटने को कहा था, लिहाजा उनकी हार उनसे ज्यादा मेरी हार। गांधी जी के इस बयान के बाद कांग्रेस में अजीब स्थिति हो गई। सुभाष चंद्र बोस को भी यह लगने लगा कि उनको कांग्रेस से वो सहयोग नहीं मिल रहा था जैसा वो चाह रहे थे। इसी को देखते हुए साल 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कई लोगों को लगता है कि गांधी जी को यह कहने की क्या जरूरत थी कि मेरी हार है। ये तो एक तरीके से इमोशनली लोगों को आपने जो है वो उसमें फंसा दिया कि भाई तुमने मुझे हराया। यह सब हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। उनकी मृत्यु की घोषणा से लेकर जासूसी तक उस दौर में सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या क्या नहीं हुआ बॉस। देश के लिए इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी देश की आजादी का क्रेडिट सिर्फ एक परिवार तक सीमित कर दिया गया, जबकि देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान नेताजी का था और सबसे ज्यादा क्रेडिट भी नेताजी को मिलना चाहिए था। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हम नहीं कह रहे हैं, तब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कही थी बॉस। भारत की आजादी के दस्तावेज पर क्लेमेंट एटली ने ही दस्तखत किए थे। भारत की आजादी के बाद क्लेमेंट एटली 1956 में भारत आए थे और बंगाल के गवर्नर और कलकत्ता हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पीबी चक्रवर्ती के गेस्ट के तौर पर रुके थे। उसी दौरान पीबी चक्रवर्ती और क्लेमेंट एटली के बीच भारत की आजादी को लेकर चर्चा हुई। इसके बारे में मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी किताब बोस एन इंडियन सैमुराई में लिखा है कि पीबी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से पूछा कि गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन काफी समय पहले खत्म हो चुका था और 1947 में मजबूर करने वाले हालात नहीं थे जिससे अंग्रेजों को जल्दबाजी में देश छोड़ना पड़े, फिर भी अंग्रेजों को क्यों जाना पड़ा। पीबी चक्रवर्ती ने कहा कि एटली ने कई जवाब दिए, जिनमें सबसे प्रमुख कारण नेताजी की मिलिट्री एक्टिविटीज की वजह से भारतीय सेना और नेवी के सैनिकों में ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी का कम होना था। पीबी चक्रवर्ती ने क्लेमेंट एटली से यह भी पूछा कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के फैसले पर गांधी का कितना प्रभाव था। यह सवाल सुनते ही एटली मजाकियत लहजे में मुस्कुराए और धीरे से कहा मिनिमल, यानी बहुत ही कम। यानी क्लेमेंट एटली जो उस वक्त आजादी के वक्त प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो खुद कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का योगदान कम था या उस वक्त प्रभाव कम था भारत को आजाद करने को लेकर। और वो खुद मान रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरह का माहौल बना दिया था उसका बड़ा योगदान था भारत की आजादी। लेकिन क्या सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान मिला? यानी क्लेमेंट एटली जो भारत की आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो खुद कह रहे थे कि भारत से अंग्रेजों के जाने के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ा कारण थे, जबकि महात्मा गांधी का असर भारत छोड़ने के फैसले में बहुत कम था। लेकिन इतिहास कैसे पढ़ाया गया है, कैसे सुनाया गया है, आप सोचिए कि एक सरनेम, कुछ नाम, कुछ परिवार, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ उन्होंने ही आजादी दिलाई। इसलिए आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर यह बातें आपको बतानी जरूरी है।